एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह से, जहाँ पे इकालगो अभी अभी उठा होता है और इकालगो देखता है गॉन वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। गॉन इसको गुड मॉर्निंग बोलता है और इकालगो बोलता है कि तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों उठ गए। और तब किलुआ बताता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सिर्फ 19 घंटे का वक्त बचा है, इसलिए हम जल्दी उठ गए ताकि हम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सके। इसके बाद किलुआ फिर से प्लान को बताता है और वो बताता है कि गॉन और वो मिलके जाएंगे स्टेयरकेस के पास और तब इकालगो जाएगा एलिवेटर की तरफ ताकि वो नीचे बेसमेंट पे जा सके, जहाँ पे वो पाम को ढूंढेगा। और अगर इस पाम इसको मिल जाती है तो फिर वो पाम को लेके वहां से चला जाएगा। अगर थ्रोन रूम के अंदर रॉयल गार्ड होंगे किंग के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने प्लान के साथ चलेंगे, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और तब इकालगो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और तब किलुआ बताता है कि जो हमें लगता है कि नहीं हो सकता वही ज्यादातर होता है। मेरे काम के अंदर हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे काम के अंदर मुझे हमेशा दूसरा मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक भी गलत डिसीजन और हम सबकी जान जा सकती है। अगर रॉयल गार्ड थ्रोन रूम के अंदर नहीं है लेकिन पैलेस के अंदर ये तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिचुएशन को वहां पे संभालना होगा। पीटो कायन बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो पूरे पैलेस को कवर कर सकता है बड़े ही आसानी से। अगर हमें पैलेस के अंदर कहीं पे भी पीटो का ऑरा फील होता है तो फिर हम उसकी सेंटर की तरफ जाएंगे जहां पे पीटो होगी, और अगर हमें फील नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे नहीं है या फिर वो है लेकिन अपना एन यूज नहीं कर रही है। और तब इकालगो बोलते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, अगर वो पैलेस के अंदर होगी तो वो अपना एन जरूर यूज करेगी। लेकिन गॉन बोलता है कि लेकिन जब नोब गया था वहां पे तब उसने अपना एन यूज नहीं किया था, जिसकी वजह से नोब आसानी से अपना जो पोर्टल है बना सका था। इसके बाद किलुआ बोलता है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर हम कोल्ड की बात को माने तो फिर वो बताता है कि नोब को जो ऑरा दिखा था वो पूफ का ऑरा था, यानी कि तब नेफ्रोपिटो ने अपना एन बंद कर दिया था और साथ में पपट को भी बंद कर दिया था। लेकिन क्यों उसने क्यों पूफ को सिक्योरिटी दे दी और खुद बंद कर दिया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद नेफ्रोपिटो की पावर कुछ इसी तरह से काम करती है। और तब गॉन बोलता है कि हमें कोल्ड से पूछ लेना चाहिए, और ये कोल्ड को कॉल लगाता है और कोल्ड बताता है कि शायद वो हीलिंग कर रही होगी। जब भी वो हीलिंग करती है तब वो अपना एन यूज नहीं कर सकती, क्योंकि काइट को जब उसने ठीक किया था तब उसने ऐसा ही किया था, तो मुझे ऐसा ही लगता है। यहाँ पे हम कोल्ड के रूम के अंदर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने खिलौने से खेल रही होती है। इसके बाद किलुआ फोन काट देता है और सोचता है कि अब थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है। आगे ये बताता है कि शायद किंग या फिर किसी रॉयल गार्ड को चोट लगी होगी, और इकालगो बोलता है कि लेकिन इन मॉन्स्टर को आखिरकार कौन चोट पहुंचा सकता है। इसके बाद गॉन बोलता है कि शायद वो एक दूसरे से लड़ रहे होंगे या फिर किंग ने किसी के ऊपर अटैक किया होगा। और तब इकालगो बोलता है कि कुछ भी हो जाए नेफ्रोपिटो कभी भी अपना एन बंद नहीं करेगी किसी और के लिए, तो इसका मतलब ये है कि जिसको चोट लगी थी वो कोई और नहीं, वो किंग था। इसके बाद गॉन सारी बातें अपने टीममेट को बताता है, जहां पे नकल बोलता है कि उसको चोट लगी है ये बड़ी बात नहीं है, उसको चोट आखिरकार पहुंचाई किसने ये बड़ी बात है। और तब मोरल बोलता है कि कोई रॉयल गार्ड उसको हार्म नहीं कर सकता, और जो छोटे मोटे सोल्जर है वो तो उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं ला सकते, तो इसका मतलब ये है कि किंग ने अपने आप को ही हार्म किया। लेकिन किंग अपने आप को ही चोट क्यों पहुंचाएगा, आखिरकार वहां पे सिचुएशन क्या चल रही होगी। इसके बाद मोरल फोन काट देता है और सोचता है कि मुझे लगा नोब ने अपने लक की वजह से ही वहां पे पोर्टल खोल दिया था, लेकिन पैलेस के अंदर कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। क्या उन्होंने अपने आप के ऊपर से कंट्रोल खो दिया? अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत बुरा है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है जहां पे हमें पता लगता है कि सेक्टर 1 के जितने भी सिटीजन हैं सबको पैलेस के अंदर बुलाया गया है, और बाकी के जो सिटीजन हैं उनको अभी दूर ही रहने के लिए कहा गया है। इनकी बारी के बाद उनकी पारी आने वाली होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं लगभग लाखों लोग यहाँ पे होते हैं। इसके बाद शूट बोलता है कि सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने में सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। इसके बाद हम शाहपूफ को देखते हैं जो बोलता है कि कल 3 बजे तक यहाँ पे 50 मिलियन लोग होंगे, क्या पेजिंग के अंदर कोई गड़बड़ी है। और तब नेफ्रोपिटो बताती है कि पेजिंग के अंदर मुझे लगा था सिर्फ एक ही बंदा है, लेकिन अभी बहुत सारे हैं, शायद वो सिलेक्शन प्रोसेस का फायदा उठा ले और यहाँ पे पहुंच जाए। इसके बाद शाहपू बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, और साथ में किंग भी सिलेक्शन प्रोसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर किंग के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर उनमें से कोई ऐसा होगा जो टेलीपोर्टेशन कर सकता है अपनी नन की एबिलिटी से, तो फिर वो हमसे किंग को बहुत ज्यादा दूर लेके जा सकता है और वहां से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हम तीनों में से किसी एक को हमेशा किंग के साथ रहना होगा। और तब यूपी बोलता है कि ये नामुमकिन है, किंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ऐसा उन्हें नहीं देंगे। और तब शाह बोलता है कि फिर हमें छुप के ये सब करना होगा, हमें किंग को बिना बताए है उनको सुरक्षा प्रदान करना होगा, और इसके लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो किंग के पास रह के उसकी चारों तरफ निगरानी कर सके, जो सिलेक्शन प्रोसेस को भी हैंडल कर सके, और जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और साथ में उसको कोई और काम ना मिला हो, मतलब ये काम तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद ये खुद ही रोने लगता है और बोलता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। इसके बाद पीटो को कुछ सेंस होता है और शाह पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, और पीटो बताती है कि उनका ऑरा फील नहीं हो रहा, यानी कि वो
वो जेत्सु का यूज करके इंसानों के बीच में ही घुल मिल गए हैं। इसके बाद नकल नोब के नन स्पेस के अंदर आके बोलता है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम जेत्सु का यूज करें तो फिर उनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। और शूट बोलता है कि उनको ऐसा लगेगा कि हम सब छुप के आ रहे हैं सिटीजन के अंदर, तो शायद वो सिलेक्शन प्रोसेस को बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद मिलियरोन बोलता है कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस को वो थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं या फिर पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो इसका मतलब किंग ने अपनी हार मान ली और रॉयल गार्ड कभी भी ऐसा होने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। कल 3 बजे तक सिलेक्शन प्रोसेस जरूर शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम पीटो को देखते हैं जो बोलती है कि इतने भीड़ के अंदर मेरे पपेट दुश्मन को पहचान नहीं पाएंगे, क्या मैं उनको वापस बुला लूं? लेकिन शाओ बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करो, इस तरह से तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तुम अपने पपेट को सोल्जर के साथ मिला दो और सिटीजन्स को यहाँ पे लाने के लिए गाइड करो। इसके बाद पीटो अपने सोल्जर्स को यहाँ से निकाल देती है और इसको मोरल देखता है और उसके बाद वो नन स्पेस के अंदर जाने के लिए पोर्टल का यूज करता है। इसके बाद मोरल नन स्पेस के अंदर आता है और बताता है कि जैसा कि इन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, वो सिटी 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से खाली हो जाएगी। आगे ये प्लान को डिस्कस करता है और बताता है कि पैलेस के अंदर जाने के लिए 6 तरीके हैं, जिनमें से फ्रंट गेट के से ये नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है। ABC ये जो तीनों एंट्रेंस है ये पीछे की तरफ है। इसके बाद शूट बोलता है कि अगर हम वहां से नन स्पेस को यूज करेंगे तो उसके बाद हम सीधा पैलेस के अंदर ही निकलेंगे। और नकल बोलता है क्या तुम डर गए? और शूट बोलता है कि नहीं, मैं बस कंफर्म कर रहा था। इसके बाद मोरल बोलता है कि हम एंट्रेंस के पास वेट नहीं कर सकते, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर हम नन स्पेस का यूज भी कर लेते हैं तो फिर हम आधी रात से पहले निकल नहीं सकते। और मिलियरन बोलता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम उसका यूज भी तो कर सकते हैं। और उसके बाद मोरल फिर से बोलता है कि हम सेलफोन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसको एंट्स पकड़ लेंगे, उसके सिग्नल को, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हम बाहर भी नहीं रह सकते और ना ही नन स्पेस के अंदर रह सकते हैं क्योंकि अगर हम ज्यादा नन स्पेस के अंदर रहेंगे तो फिर सिचुएशन चेंज होगी तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। इसके बाद नकल बोलता है तुमने ही तो कहा कि बाहर खतरा हो सकता है। और तब मोरल बोलता है कि हाँ, उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। और तब नोब आता है और बोलता है कि यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूंगा क्योंकि मैं इकलौता हूँ जो इन रूम के अंदर अपने मन मुताबिक जा आ सकता हूँ। इसके बाद हम नोब को देखते हैं जिसके बाल सफेद हो चुके होते हैं, गाल अंदर की तरफ जा चुके होते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है। और तब नोब बोलता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट कर लो, जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा, इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक मैं पीटो की एन से दूर हूँ तब तक मुझे कोई खतरा नहीं। और तब मोरल बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा, पीटो का जो एन है वो सर्कुलर नहीं है, उसका एन एक एमीबे की तरह है जो कहीं से भी एक्सटेंड हो सकता है और इसीलिए काइट फंस गया था। पीटो का एन लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा है, तो फिर तुम्हें दूरी से ही ये सब करना होगा, कोई भी गलती मत करना। इसके बाद नो बोलता है कि घबराओ मत, अगर उनसे कोई सबसे ज्यादा डरता है तो फिर वो मैं हूँ, मैं कोई भी पागलपंती नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं सारे सिटीजन को लाइन में लगाया जा रहा होता है और जो कमांडर होता है वो धमकी देता है कि जो भी अपनी लाइन छोड़ के जाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। और उसके बाद इन सबको वो आगे बढ़ने के लिए बोलता है और सब एक एक करके आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे टैंक्स भी होते हैं जो मदद कर रहे होते हैं, इनको मतलब रास्ता दिखा रहे होते हैं। इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो पीटो से सवाल करते हैं कि जब कोमोगी के ऊपर अटैक हुआ था तब तुम्हें पता था? और पीटो बोलती है कि मेरा एन तब एक्टिवेट था इसलिए मुझे पता था, लेकिन आपके ऊपर कोई भी खतरा नहीं था इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद किंग बोलता है कि आज के बाद से तुम कोमोगी के ऊपर भी नजर रखोगी और उसके ऊपर जो भी खतरा आएगा उसके साथ तुम खुद डील करोगी। और पीटो बोलती है कि जैसी आपकी मर्जी सायर। इसके बाद हम देखते हैं हजारों लाखों लोग किंग के पैलेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनको नोब देखता है और सोचता है कि ये सब तो बहुत सारे हैं जो अपनी मौत की तरफ ही बढ़े चले जा रहे हैं, बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा, मुझे मोरल और बाकी को बाहर आने के लिए बोलना चाहिए। लेकिन तभी नोब कुछ देखता है और वो दिखता है शाहपूब अपने पंख को झाड़ रहा होता है जहां से एक डस्ट जैसा कुछ निकलता है जो जाके सीधा उन लोगों के ऊपर गिरता है और उसके बाद वो सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। इसके बाद नोब सोचता है कि ये सारे इंसान बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, शायद ये किसी तरह से कंट्रोल में आ चुके हैं शाहपूब के। आगे एक कमांडर बोलता है कि सब अपने लाइन में रहो, जैसे ही तुम अपनी जगह पे पहुंच जाओ चुपचाप वहीं पे खड़े रहो, जब तक कोई ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वैसे ही खड़े रहो, बिल्कुल भी मूव मत करना। आगे नोब सोचता है कि कमांडर टैंक के अंदर बैठ के इधर उधर घूम के सिंपल ऑर्डर दे रहा है और इतना ज्यादा चलने के बाद ये बहुत थक चुके हैं जिसकी वजह से इनको हिप्नोटाइज करना बहुत आसान है। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा वैसे ही खून की नदियां बह जाएगी, जब तक सिलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं होता तब तक ये बहते ही जाएगा। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जो जोरदार खराटे मार रहा होता है और नोब आके मोरल को सारी बातें बताता है और मोरल बोलता है कि उन्होंने शायद ब्रेन वॉश कर दिया है, शायद हिप्नोटाइज कर दिया है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए, जो कि हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि अगर हम ज्यादा शोर मचा के भी जाएंगे तो भी वो ह्यूमंस एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे अपनी जान को बचाने के लिए, ये तो एक बड़ा वरदान जैसा है। इसके बाद नकल उठता है और बोलता है कि आधी रात से पहले वहां पे आधे से ज्यादा लोग हो चुके होंगे, यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग मर सकते हैं। और मोरल बोलता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये नहीं होने वाली, अब हम अपने मुताबिक काम कर सकते हैं। और शूट टाइम देखता है और इसमें अभी 6 घंटे बचे होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। इसके बाद गॉन किलुआ इकालगो यहाँ पे पहुंच जाते हैं और किलुआ सवाल करता है कि पाम के बारे में कुछ पता चला और मोरल बोलता है कि कुछ भी नहीं पता चला और वो आगे बताता है
कि आधा घंटे पहले तक वो इंतजार करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर इनको मिलती है तो। कोई भी इन्फॉर्मेशन इनको मिलेगी तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इनके लिए। इसके बाद शूट सोचता है कि गॉन और किलुआ दोनों ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, स्पेशली किलुआ के पास जो मेंटल वीकनेस पहले था जब मैंने उससे फाइट किया था वो अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन किलुआ किसी तरह से मुझे अलग लग रहा है। लेकिन मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। इस ग्रुप के अंदर सिर्फ मैं इकलौता इंसान हूँ जो बहुत जल्दी घबरा जाता है और इंसानियत की किस्मत मेरे कंधों पर है। इसके बाद नकल सोचता है कि कोल्ट दिल से बहुत ज्यादा अच्छा है, इकालगो और मिलियरन का दिल भी बहुत ज्यादा साफ है। इंसान हो या फिर काइमेरा एंड सबके पास एक दिल तो होता ही है और मेरे हिसाब से किंग के पास भी एक दिल होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे उनमें से कुछ को मारना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर वो हमें मार देंगे। इसके बाद गॉन सोचता है कि काइट अब टाइम हो चुका है, मैंने वादा किया था कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें ठीक कर दूंगा और इसके लिए मैं पीटो को हरा के ही रहूंगा। इसके बाद किलुआ गॉन को देख के उसकी फीलिंग को समझ जाता है और सोचता है कि अब मैं सिर्फ इसको सपोर्ट दूंगा ताकि हमारे बैटल के अंदर कोई भी इंटरफियर ना कर सके। मैं अपनी नई टेक्निक गॉड ऑफ स्पीड की मदद लूंगा और उसकी वजह से कोई भी हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। इसके बाद मोरल सोचता है कि मेरी बॉडी काफी हैवी लग रही है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने रेस्ट नहीं लिया, बिना रेस्ट के मैं लगातार काम करते जा रहा हूँ। एक से 100 के अंदर मेरी बॉडी शायद अभी 40% पे है, नहीं शायद 35% पे है, लेकिन मैं अभी आराम नहीं कर सकता क्योंकि नोब अभी बाहर जा चुका है, वो फाइट नहीं कर सकता तो फिर मैं इकलौता ही बचा हूँ। मैंने सोचा था मैं अपने फुल पोटेंशियल से लड़ूंगा लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है। मैं एक रॉयल गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और उसको किंग से दूर लेके जाऊंगा। इसके बाद नोब सोचता है कि मोरल और बाकी सब मुझे माफ कर देना, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इसके बाद नोब बोलता है कि मैं जरा बाहर देख के आता हूँ और वो अपना ही गेट खोल के यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम मिलियरन को देखते हैं जो अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये यहाँ पे 2 मिनट तक अपनी सांसें रोक लेता है और सोचता है कि अगर मैं घबरा भी जाता हूँ तो भी मैं लगभग इसका आधा यानी कि 1 मिनट तक अपनी सांसें रोक लूंगा जो बहुत अच्छा है। इसके बाद इकालगो सोचता है कि कल रात 12 बजे के बाद मेरा पुनर्जन्म होने वाला है, जैसी जिंदगी मैं कुछ दिनों पहले चाहता था मुझे वैसी ही जिंदगी मिल रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किलुआ, अब मैं ये मिशन सिर्फ तुम्हारे लिए कंप्लीट करूंगा, कल मेरा बर्थडे होने वाला है। इसके बाद हम पीटो को देखते हैं जो शहर की तरफ नजर रख रही होती है। शाओपुफ अभी भी हिप्नोटाइज करने में बिजी होता है और कमोगी अपने ही रूम के अंदर गूंगी के बारे में सोच रही होती है और हम देखते हैं किंग को जो बालकनी में खड़ा होता है जो बोलता है कि मैं किंग हूँ लेकिन मैं आखिरकार हूँ कौन। और वो तब कमोगी के बारे में सोच रहा होता है कैसे उसने कमोगी की जान बचाई और इसने आखिरकार क्यों बचाई, क्योंकि वो तो उसको मारना चाहता था। और किंग सोचता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन, इस दुनिया के अंदर मेरा वजूद क्या है, मैं इस दुनिया के अंदर आया ही क्यों हूँ। इसके बाद हम मोरल को देखते हैं जो बोलता है टाइम हो चुका है और वो आगे बढ़ने लगता है और वो पोर्टल से बाहर चला जाता है और उसके साथ नकल, शूट, मोरल, इकालगो, गॉन, किलुआ सबके सब एक एक करके वहां से बाहर निकलने लगते हैं। इसके बाद ये सब एक पोर्टल के जरिए बाहर आते हैं जहां से पैलेस को हम साफ साफ देख सकते हैं और अभी 10 मिनट बचे होते हैं पैलेस के अंदर जाने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ हंटर एग्जाम के दौरान यानी कि जब लास्ट फाइट चल रहा था तब किलुआ ने एक बंदे का मर्डर कर दिया था, उस बंदे का नाम क्या था। आगे कुछ करने से पहले किंग के लिए एक शायरी, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ए मेरे किंग जरा इंतजार कर, सबका कटा है तेरा भी कटेगा। अगर शायरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए।